हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से ऑनलाइन जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जावा प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गूगल सर्च इंजन जो है उसको ओपन करते हैं, फिर उसमें हम टाइप करेंगे ऑनलाइन जावा कंपाइलर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें से आप कोई भी कंपाइलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ऊपर जो ऑप्शन मिलता है आपको वो है प्रोग्रामिज़ वेबसाइट का ऑप्शन। आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिज़ वेबसाइट जो है उसका जो इंटरफेस है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो जावा में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें कमेंट जो है वो लिखना होता है। तो कमेंट लिखने के लिए दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है डबल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस तरीके से स्लैश सिंबल यूज़ करना होता है, फिर एस्ट्रिक लगा के फिर हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक सिंपल मैसेज को शो करने के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज़, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम दिस इज़ नहीं लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जावा प्रोग्राम टू प्रिंट अ सिंपल मैसेज। इस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट जो है उसको आप लिख सकते हो। तो सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए आपको डबल स्लैश लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन चूँकि आप देख सकते हो कि ये जो कमेंट है वो एक लाइन से ऊपर है, यानी कि 2 लाइन में लिखा गया है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट नहीं है। तो इसलिए इसको मल्टीपल लाइन कमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्लैश एस्ट्रिक स्टार्टिंग में देना पड़ेगा और लास्ट में हमें एस्ट्रिक स्लैश देना पड़ेगा। इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि कमेंट लिखने का क्या बेनिफिट है। तो कमेंट लिखने का बेनिफिट ये है कि कमेंट लिखने से डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत सही होता है। जैसे कि अगर कोई यूज़र है वो प्रोग्राम बनाता है तो वो उसमें अपनी डेट को ऐड कर सकता है कि किस डेट पर उसने उस प्रोग्राम को डेवलप किया। वो उस प्रोग्राम में उस प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है या जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो भी लिख सकता है। वो खुद का नाम यानी कि ऑथर का नाम भी लिख सकता है। तो इस तरीके से कमेंट लिखने से क्या होता है कि प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी उस प्रोग्राम को एक्सेस करे वो ईज़िली समझ सके कि वो प्रोग्राम जो है वो किसके लिए बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास कीवर्ड जो होता है वो यूज़ किया जाता है। जावा में जो भी हम कुछ लिखते हैं वो सब कुछ क्लास के और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। तो जो कुछ भी हम कोड लिखते हैं वो सारा का सारा कोड जो होता है वो क्लास के ओपन ब्रेसेस और एंड ब्रेसेस के अंदर ही होता है। तो जैसे कि अगर हमें क्लास बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड ऑटोमेटिक लिखा आ जाता है। अगर आप अलग से कोई जैसे कि अगर आप नोटपैड के थ्रू प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो नोटपैड में आपको टाइप करना पड़ेगा। और इक्लिप्स में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कोई भी आईडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, इंटेल-जे है, कोई भी एक जावा डेवलपमेंट के लिए कोई आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वो जो आईडी है उसमें आपको कई सारे जो कीवर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट होते चले जाएंगे। तो जैसे कि अभी एक हमें एक सैम्पल प्रोग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि क्लास कीवर्ड जो है वो हमने क्लास बनाने के लिए लिया है तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इसके बाद में जो क्लास का नाम है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखा क्लास का नाम सैम्पल, तो हम यहाँ पे सैम्पल लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने कैपिटल एस क्यों लिया है। तो कैपिटल एस जो है वो कंपलसरी नहीं है क्लास के नेम के लिए। आप स्मॉल एस भी ले सकते हैं और आप कैपिटल एस भी ले सकते हैं, आप दोनों ले सकते हैं। आप स्मॉल एस भी ले सकते हैं, आप कैपिटल एस भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं। स्मॉल लेटर में एस या फिर हम कैपिटल लेटर में भी एस ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम कैपिटल लेटर में एस क्यों लेते हैं। तो कैपिटल लेटर में एस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ जो है क्या काम कर रही है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम नेमिंग कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन बताता है कि क्लास के जो नेम्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे,
मेथड्स के नेम्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के जो नेम हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होगा, और मेथड्स के जो नेम हैं उनका फर्स्ट लेटर जो होगा, उनके जितने भी वर्ड्स हैं उस मेथड्स के नेम के अंदर, उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी के सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो कैपिटल होंगे। तो इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन होता है जो बताता है कि पैकेज का नेम जो होगा वो स्मॉल लेटर्स में होगा, इंटरफेस का नेम किस तरीके से दिया जाएगा, क्लास का नेम किस तरीके से दिया जाएगा, मेथड का नेम किस तरीके से दिया जाएगा। तो अब हमने एक क्लास क्रिएट कर ली है जिसका नाम है सैम्पल। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम जो मेन स्टेटमेंट है, मेन मेथड स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो मेन मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, मेन मेथड इज़ अ मेथड वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिगिंस। तो JVM, देयर इज़ अ एंटिटी कॉल्ड JVM। जावा में एक एंटिटी होती है जिसको जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, जो कि जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। तो मेन जावा प्रोग्राम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है, या JVM जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले वो मेन मेथड को फाइंड आउट करती है। तो जैसे कि एक गाड़ी होती है, अगर हम देखें कि गाड़ी में सबसे पहले बाकी की चीज़ें जितनी भी लगी होती हैं वो बाद में काम करती हैं जब इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है, और वो इंजन के स्टार्ट होने पर गाड़ी के बाकी के जो पार्ट्स हैं वो काम करना शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से मेन मेथड जो होती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम का मेन पार्ट होती है, या एग्जीक्यूशन, मेन एग्जीक्यूशन पार्ट होती है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, और स्ट्रिंग args जो ब्रैकेट में जो हमने आर्गूमेंट्स दिए हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक इज़ ए एक्सेस मॉडिफायर। इसका मतलब ये होता है कि जो मेन मेथड है वो उस क्लास के बाहर से कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है, जो कि JVM जो होती है वो मेन मेथड को रन करती है। इसीलिए JVM के लिए ज़रूरी होता है कि जो मेन मेथड है उसको हम पब्लिक बनाएं। तो जैसे कि अभी हम इस प्रोग्राम को देखें, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम एक सिंपल मैसेज दे दें हेलो वर्ल्ड के नाम से। अगर हमने इसमें मैसेज दे दिया और हमने इस प्रोग्राम को प्रिंट करा, तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, रन बटन जो है उसको प्रेस करना है, जो ब्लू बटन है अपर राइट में उसको प्रेस करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट विंडो है वो आपको दिखाई देगी, और नीचे आपको लिखा आएगा प्रॉम्प्ट मैसेज कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। तो हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड जो था मैसेज वो शो हो गया। अब यहाँ पर अगर हम इस पब्लिक मेथड जो है उसको समझना चाहते हैं, पब्लिक मॉडिफायर को, तो अगर हम पब्लिक मॉडिफायर हटा दें यहाँ से, और अगर हम पब्लिक की जगह यहाँ पे प्राइवेट मॉडिफायर कर दें, और फिर हम अगर उसको रन करें, तो हम देखें कि क्या चेंजेस आएंगे। तो आप देख सकते हो कि अब एक एरर मैसेज जनरेट हो रही है, उसमें लिखा आ रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपाइलर है वो एक एरर जनरेट कर रहा है, और ये बता रहा है कि मेन मेथड जो है उसका जो टाइप है लिखने का, या उसका जो लिखने का स्टाइल है वो एज़ इट इज़ होना चाहिए जो कि कंपाइलर में दिया गया है। जैसे कि कंपाइलर जो है वो एक्सेप्ट करता है पब्लिक कीवर्ड को, जब भी हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड दे रहे हैं, प्राइवेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेन मेथड है उसको हमेशा हमें पब्लिक ही रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पब्लिक कर देंगे। दूसरा जो कीवर्ड है वो है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कीवर्ड स्टैटिक कीवर्ड है, तो वो ये बताता है कि जैसे अगर हमने किसी एंटिटी को स्टैटिक बनाया है, यहाँ पर हमने मेन मेथड को स्टैटिक मेथड बनाया है। तो अगर हम किसी मेथड को स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उस क्लास के साथ मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज़ करके उस मेथड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों स्टैटिक लगा रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी उस मेथड को रन करा सकते हैं, तो फिर हम क्यों वहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हम स्टैटिक इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट क्लास के साथ उस मेन मेथड को एग्जीक्यूट करा सकें। इसका ये बेनिफिट होगा कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो मेमोरी में स्पेस है वो वेस्ट नहीं होगा, उसको हम दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारा मेमोरी रिसोर्स जो है वो सेव हो जाएगा, या मेमोरी स्पेस जो है वो सेव हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या पब्लिक और स्टैटिक जो है
उन दोनों की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। क्या हम स्टैटिक को पहले ला सकते हैं या फिर हम पब्लिक को बाद में ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को चेक करना होगा। तो हम चेक करके देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे पहले लिया स्टैटिक और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिया पब्लिक, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है कि क्या पब्लिक स्टैटिक की पोजीशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही मेथड का सिग्नेचर है, तो इसका मतलब ये है कि हम पब्लिक और स्टैटिक को चेंज नहीं कर सकते, और वो उस तरीके से आंसर करते हैं जिससे कि उनका आंसर गलत हो जाता है और सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमने दोनों जो कीवर्ड्स हैं उनको एक्सचेंज कर दिया है। नाउ वी ट्राई टू रन द प्रोग्राम एंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स। तो प्रोग्राम हमने रन किया एंड प्रोग्राम गॉट सक्सेसफुली रन। प्रोग्राम रन हो गया और हमें आउटपुट भी मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टैटिक और पब्लिक कीवर्ड जो होते हैं उन दोनों की पोजीशंस को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब हम वापस से क्या करते हैं कि अपना जो सिग्नेचर है पब्लिक की जगह पब्लिक कर देते हैं, स्टैटिक की जगह स्टैटिक करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वॉइड जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने C++ पढ़ रखी है, आपको पता है कि वॉइड कीवर्ड जो होता है उसका मतलब होता है नथिंग। जैसे कि अगर मैंने अपने फ्रेंड को जावा की बुक नहीं दी है और मैं उससे बोलता हूँ कि मुझे जावा की बुक रिटर्न कर दो, तो वो मुझसे क्या आंसर करेगा या मुझे क्या आंसर करेगा, वो ये बोलेगा कि मेरे पास जावा की बुक नहीं है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू रिटर्न। तो ऐसे ही क्या होता है कि वॉइड मेथड जो होती है, वॉइड जो कीवर्ड होता है वो क्या करता है कि मेथड से जब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता है तो हम वॉइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो JVM जो होती है वो मेन मेथड को एग्जीक्यूट करती है, और जैसे ही जो ब्रेसेस है, ये वाला ब्रेसेस जो है जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये वाला ब्रेसेस जैसे ही अपीयर होता है तो जो प्रोग्राम के कंट्रोल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब प्रोग्राम जो होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। चूँकि प्रोग्राम रिटर्न नहीं करता है, हम प्रोग्राम से कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं, इसलिए हमारा जो कीवर्ड है वो हम वॉइड यूज़ कर रहे हैं। जबकि आपने C++ में ये चीज़ देखी होगी कि आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आप वॉइड भी यूज़ कर सकते हैं और आप इंटीज़र भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि C++ में अगर हम इंटीज़र यूज़ करते हैं तो हम वैल्यू में रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वहाँ पर हम ज़ीरो को रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वॉइड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम वॉइड को चेंज कर दें और हम इंट लिख दें तो क्या ये जो प्रोग्राम है हमारा वो सक्सेसफुली रन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चेक करके देखना होगा। तो हमने जैसे लिखा यहाँ पर इंट रिटर्न और ज़ीरो, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको रन कर दिया। जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या प्रोग्राम रन होगा। तो प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, एरर जनरेट हुई है। और एरर क्या जनरेट हुई है, आप उसको ईजिली पढ़ सकते हैं कि मेन मेथड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप वॉइड इन द क्लास सैम्पल। दैट मीन्स जावा में ये चीज़ फिक्स है कि जब भी जो मेन मेथड होती है वो क्या रिटर्न करेगी, वो टाइप जो है वो रिटर्न करेगी। मस्ट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ द टाइप वॉइड, मतलब एक जो टाइप रिटर्न करेगी उसका जो टाइप होगा वो वॉइड टाइप का होगा। तो इससे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हम इंट तो नहीं ले सकते हैं, तो फिर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हमें वॉइड ही लेना होगा और जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको हम हटा देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मेन मेथड के अंदर आर्गुमेंट्स के रूप में क्या जाएगा। तो मेन मेथड के अंदर आर्गुमेंट्स के रूप में स्ट्रिंग का एक एरे जाता है और उस एरे का नाम जाता है। अब एरे का नाम यहाँ प्रोग्राम में ARGS जो है वो ऑब्वियस आया है, ये ऑटोमेटिकली आया है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या हम इस ARGS को चेंज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो ARGS को क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम ARGS को चेंज करके कुछ और नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देना चाहें ARG ओनली, तो क्या हम ये दे सकते हैं, क्या ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करेगा या रन होगा। तो हम चेक करते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या। प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। इसका मतलब हम यहाँ पे ARGS की जगह कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरिएबल नेम ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, यानी कि ये एरे का नाम है जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ एक्सपेरिमेंट जो है वो करके देख सकते हैं कि हम स्ट्रिंग की जगह इंटीजर एरे यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या ये इंटीजर एरे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये तो रन करने के बाद ही पता चलेगा कि ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जब हमने रन किया
तो ये एरर जनरेट कर रहा है और ये क्या दे रहा है हमें कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास सैम्पल, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड। उसका मतलब ये है कि वो हमें बोल रहा है कि जो मेन मेथड है उसका जो सिग्नेचर है वो एज इट इज़ होना चाहिए। दैट मीन्स स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट नहीं करे, इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो एरे का सबस्क्रिप्ट सिंबल है क्या हम उसे चेंज करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको रन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम जो एरे का जो सबस्क्रिप्ट सिंबल है उसको हम एरे नेम की जस्ट पहले यूज़ कर सकते हैं। हम जो टाइप है डेटा का टाइप उसके जस्ट बाद भी यूज़ कर सकते हैं। जो एरे का नेम है उसको जस्ट पहले भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसको यहाँ से चेंज करके लास्ट में लगाने की कोशिश करें और फिर रन करके देखें कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो एरे का जो सबस्क्रिप्ट सिंबल है वो आप कहीं भी ले सकते हैं। तीनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एरे को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंट करने के लिए जो हमारी प्रिंटिंग हो रही है वो हमारी एक स्टेटमेंट के थ्रू हो रही है, दैट इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो क्या है, इट इज़ अ फाइनल क्लास इन द जावा डॉट लैंग्वेज डॉट पैकेज। मतलब कि लैंग्वेज पैकेज, जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज जो है आपका, ये जो पैकेज होता है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में ऐड हो जाता है, उसको हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जावा का जो लैंग्वेज पैकेज है उस पैकेज के अंदर जो आपका सिस्टम क्लास है वो आपकी फ़ाइनल क्लास होती है और जो ऑटोमेटिकली डिफाइंड होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बिगनर्स हैं उनको लगता है कि जो लैंग्वेज पैकेज है क्या हमें उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और अगर हमने इंपोर्ट नहीं किया है तो वो कैसे, फिर जो सिस्टम क्लास है उसमें एरर जनरेट क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो उस टाइम हम देख रहे हैं कि इजीली आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो अगर आउटपुट जनरेट हो रहा है तो फिर हमें ये देखना है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि जो लैंग्वेज पैकेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ऐड होता है। जैसे कि अगर आप इसके एग्जांपल इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई भी रिमोट ख़रीद के लेके आते हैं या कोई भी आप टॉय ख़रीद के लेके आते हैं जो कि सेल से चलता है, बैटरी से चलता है, तो आप देखते हैं कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बैटरी जो है वो डालकर देते ही देते हैं। बाद में अगर वो बैटरी ख़राब होती है तो आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप उस बैटरी की जगह कोई और एक्स्ट्रा पावर वाली बैटरी जो है उसको भी ऐड कर सकते हो, पुरानी बैटरी को नई वाली एक्स्ट्रा पावर बैटरी से एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम जो यहाँ पर जो आपका सिस्टम क्लास है वो क्लास कहाँ से आ रही है आपके पास, लैंग्वेज पैकेज से आ रही है। जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, ये आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ आउट। सिस्टम के जस्ट बाद आउट दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ आउट, दिस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो जो आउट होता है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का या प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि सिस्टम क्लास का पब्लिक स्टैटिक मेंबर फील्ड होता है। इसका मतलब ये है कि जो आउट है उसका जो टाइप है वो प्रिंट स्ट्रीम है। प्रिंट स्ट्रीम का मतलब ये होता है, प्रिंट स्ट्रीम दो वर्ड से मिलके बना होता है। पहला वर्ड होता है प्रिंट। अगर जैसे हम यहाँ पे लिख लें कि हमें कोडिंग में नहीं लिखना है, जस्ट हमें समझने के लिए लिखना है कि भाई प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास है। तो ये जो प्रिंट स्ट्रीम है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रिंट और स्ट्रीम। तो प्रिंट क्या करता है, हमें प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं, बहुत सारी स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनका एक कलेक्शन होता है। तो स्ट्रीम हमें बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हमारे पास पाइप होता है तो उसके थ्रू वाटर जाता है, इसी तरीके से स्ट्रीम्स बनती हैं जिनके थ्रू हम आउटपुट और इनपुट जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो चूँकि हमें सिस्टम में आउटपुट को प्रिंट करना है प्रिंट एलन की मेथड से, तो प्रिंट एलन की मेथड हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स हम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि हम सिस्टम डॉट प्रिंट एलन कर दें। तो अगर हम सिस्टम डॉट प्रिंट एलन कर देंगे तो हमें लगता है कि हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सिस्टम डॉट प्रिंट एलन नहीं कर सकते। आपको आउट ऑब्जेक्ट जो है या प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो आउट इंस्टेंस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
और वो कैसा होता है, पब्लिक होता है। दैट मीन्स आप उस क्लास के बाहर से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। और स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आपको सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सिस्टम क्लास के मेंबर के साथ, मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ आउट जो आपका इंस्टेंस है या ऑब्जेक्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि प्रिंट एलन क्या है। तो प्रिंट एलन जो है वो क्या है, उसको प्रिंट एलन जस्ट हम ये कह सकते हैं कि एक मेथड होती है और उसके हेल्प से हम आउटपुट जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो दो मेथड्स हैं वो दो सिस्टर टाइप की मेथड्स होती हैं। जैसे कि एक प्रिंट मेथड होती है और एक होती है प्रिंट एलन मेथड। अब अगर हम देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों ही मेथड जो होती हैं वो आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें एक्सेस करनी होती है। तो आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं प्रिंट स्ट्रीम क्लास के, उनके पास पब्लिक स्टैटिक मेथड जो पब्लिक मेथड है प्रिंट एलन वो होती ही होती है, या प्रिंट मेथड है वो होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम सिर्फ प्रिंट लेते हैं और रन करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंट के बाद रन करने के बाद हमारा जो कर्सर है वो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंट एलन यूज़ करते हैं तो प्रिंट एलन का मतलब ये होता है कि जो भी हमने प्रिंट एलन मेथड के अंदर स्ट्रिंग दी है या मैसेज दिया है वो प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद हमारा जो कर्सर है वो अगली लाइन पे आ जाएगा। जैसे कि आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं, आपका जो कर्सर है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ मतलब प्रिंट एलन में ये है कि एक स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फिर दूसरा स्टेटमेंट अगर आपने दिया है प्रिंट एलन तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जबकि प्रिंट में ये होता है कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो आपका कर्सर है वो आपका कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन आता है। अब हमारे पास में आ जाता है कि प्रिंट एलन के अंदर क्या हमारे पास में एज अ स्ट्रिंग की तरह जाएगा। तो हमें स्ट्रिंग को डबल कोट्स में देना होता है। हम सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग जो है उसको, ये जो अपना मैसेज है उसको टाइप करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा टाइप है जो कि कैरेक्टर का ही एक ग्रुप होता है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे ही हमने सिंगल वर्ड में लिया तो इसने अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल करके कैरेक्टर जनरेट कर दी है। मतलब कि ये जो कैरेक्टर है, कंपाइलर जो है जावा का वो उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंगल की जगह डबल कोट्स लेने हैं, और जो भी हमारा मैसेज है वो हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड मैसेज, उसको आप लिख के और रन कर सकते हो। आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब प्रोग्राम रन हो गया। अब आप अगर चेंज करना चाहो अपने इसको मैसेज को, वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ लिखना है कि वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे आप वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग जो है वो लिख के और अपना जो प्रोग्राम है उसको रन कर सकते हो। दैट मीन्स आपने चेंज कर दिया। अब आप उस प्रोग्राम को क्या करोगे, रन कर लोगे। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो अब आपका जो नया मैसेज है वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग वो आपका डिस्प्ले हो गया। तो अगर हम देखें कि एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमें तीन जो एंटिटी हैं, सिस्टम, आउट और प्रिंट एलन, इनको एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो प्रिंट एलन जो है वो एक मेथड है जो कि आउट टाइप के इंस्टेंस की मेथड है, और जो आउट है वो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिस्टम क्लास का जो आउट जो है वो सिस्टम क्लास का क्या है, एक मेंबर है। सिस्टम एक क्लास है और आउट जो है उसका एक पब्लिक स्टैटिक मेंबर है। और सिस्टम जो है वो क्या है, एक फाइनल क्लास होती है जो कि जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज में डिफाइंड होती है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि एक कंप्यूटर पे अगर हमें एक लाइन को प्रिंट करना है तो उस लाइन को प्रिंट करने के लिए हमें आउटपुट यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर एक सिस्टम हो गया, उसकी आउटपुट यूनिट हो गई मॉनिटर, और एक जो लाइन है जो प्रिंट होकर डिस्प्ले हो रही है वो लाइन आ रही है हमारी प्रिंट एलन स्टेटमेंट से। इसको हम एक और एग्जांपल की तरह हेल्प से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास में तीन बॉक्सेस हैं। एक सबसे बड़ा बॉक्स है वो सिस्टम बॉक्स है। जैसे ही हमने उस बॉक्स को खोला उसके अंदर एक मिडिल लेवल का बॉक्स मिला जो आउट बॉक्स है। फिर उस मिडिल लेवल के बॉक्स को या सेकंड वाले बॉक्स को जब हमने उसको ओपन किया तो उसके अंदर हमें एक और बॉक्स मिला जिसका नाम है प्रिंट एलन बॉक्स। तो एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के अंदर तीसरा बॉक्स, और तीसरे बॉक्स को जब हमने खोला तो उसमें हमारा जो डिज़ाइर्ड जो हमारी कह सकते हैं कि रिंग रखी हुई है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई एंटिटी रखी हुई है वो हमें मिल जाएगी। तो इसी तरीके से
सबसे जो इनर मोस्ट आपका जो ब्लॉक था या जो आपका इनर मोस्ट बॉक्स था उसको ओपन करने के लिए आपको सेकंड लेवल के बॉक्स को ओपन करना पड़ा और फर्स्ट लेवल के बॉक्स को ओपन करना पड़ा। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट लेवल के बॉक्स को ओपन करना पड़ा, फिर सेकंड लेवल के बॉक्स को ओपन करना पड़ा, फिर थर्ड लेवल के बॉक्स को ओपन करना पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रिंट एलन स्टेटमेंट को रन करने के लिए आपको पहले जो आपका मेन स्टेटमेंट है उसको आपको मेन जो क्लास है उस क्लास को आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको आउटपुट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो आउट ऑब्जेक्ट है यानी कि सिस्टम क्लास का जो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का जो आपका आउट स्टैटिक मेंबर है उसको आपको एक्सेस करना है एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। फिर उसके बाद आपको फिर से एक्सेस मॉडिफायर लगा के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको प्रिंट एलन मेथड जो है वो एक्सेस करनी है। और प्रिंट एलन मेथड के अंदर जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो वो मैसेज आप डबल कोट्स के अंदर जावा के अंदर दे सकते हो। इसमें हम वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कीप लर्निंग गाइस एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।